नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, यूपी बात में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव के पहले भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस ने जहां बंगलौर में 26 दलों को लेकर के इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया, वहीं एनडीए ने ठीक उसी दिन दिल्ली में 36 दलों को लेकर के एक बैठक बुलाई। दोनों दल के लोगों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन बात अगर हम राजनीति की सियासत की करें तो उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता प्रशस्त होता है। सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जीत करके लोग जाते हैं। जिसकी सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं उसका सरकार दिल्ली में बनना तय होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर नहीं रहा जा सकता। बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश सियासत की, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं न कहीं जो है उत्तर प्रदेश की सियासत तीन राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द वर्तमान में घूमती हुई नजर आ रही है। पहला बीजेपी, दूसरा समाजवादी पार्टी और तीसरा बसपा। समाजवादी पार्टी इंडिया का एक हिस्सा बन चुका है। वहीं बसपा ने यह ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हाथी अकेले चलेगी। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितना भी चुनाव होता है, लगभग सभी चुनाव बसपा अकेले और अपने दम पे लड़ती है। भले चुनाव लड़ने के बाद किसी के साथ मिलकर के जो है सरकार बना ले। 2019 में बसपा और सपा जो है मिलकर के चुनाव लड़ी थी। 9 सीटें लगभग बसपा को मिली थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। गठबंधन के बाद भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला था। चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन भी टूट गया और इस बार फिर एक बार ऐलान हो गया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। न तो वह एनडीए का घटक दल बनेगी, न वह इंडिया में जाएगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए जो आज हमारे साथ खास मेहमान है वह राजनीतिक विश्लेषक और जनपद के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण राय जी हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। प्रवीण जी, बसपा ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो उनके चुनाव लड़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो उनके वोटर जी, वो हमेशा से उनके साथ रहे। बहुत सारी बातें कहते हैं लोग कि किसी को मोटिवेट कर लिया गया, उनको खरीद लिया गया जी। तमाम चुनाव में इस तरीके की बातों को आप सुनते नजर आ रहे होंगे, लेकिन वास्तविक जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहीं नहीं जाता है। अभी आप चंद्रशेखर रावण का ही ले लीजिए जी। तमाम युवा हैं जो नीला रंग का झंडा लेके चंद्रशेखर रावण के पीछे पीछे दौड़ते हैं जी। लेकिन जब आप चुनाव देखेंगे तो आप बूथ वाइज चुनाव की अगर समीक्षा करेंगे तो उसमें जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, जो सदैव पहले से ही रहे हैं जब से पार्टी का गठन हुआ, वो हाथी चुनाव निशान देखते हैं आज भी और वोट नहीं होकर जी। लेकिन अगर बसपा का लगातार वोट परसेंटेज गिर रहा है, अगर पिछले हम विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा के चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली थी। यही बसपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार। नहीं, वोट परसेंटेज नहीं गिरा, सीटें नहीं मिली है जी, सीटें नहीं मिली, ये अलग बात है। जैसे आप पर्टिकुलर जिस जगह पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में चुनाव जीती थी। हरियाणा राजभवन में चुनाव जीता था जी। और ये चुनाव जब वो हारे तो उनका जितना वो मत पाए थे उससे ज्यादा वो मत पाए थे जी। लेकिन जो वोट का प्रतिशत है बहुजन समाज पार्टी का वो कभी घट नहीं रहा। तो अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या समाजवादी पार्टी को लाभ होगा या भाजपा को लाभ होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे पिछले विधानसभा में आप देख लीजिए जी, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और फायदा किसको हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसका हुआ। तो जाहिर सी बात है, चूंकि देखिए क्या है कि ये सब लोग जानते हैं, एक उसका जो सबसे बेस्ट आपके कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो बिखर जाते हैं। अगर हम एक आपको वो जातिगत उदाहरण, चूंकि ये जो पूर्वांचल है वो मतलब कि पूरे देश में घोर जातिवादी बाहुल्यता के लिए जाना जाता है। ऐसे में आप जैसे अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से किसी यादव को टिकट मिल गया तो यादव वहां पे समाजवादी पार्टी नहीं देखता है, वहां भाजपा को वोट कर देगा, वो यादव देख लेगा। लेकिन यह चीज बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी नहीं है। बसपा को वोट कर। अभी आपको मैं उदाहरण बता दूं, तत्कालिक नगर पालिका क्षेत्र में अभी चुनाव हुआ है और यह सामान्य सीट थी और यहाँ सामान्य सीट पे अनुसूचित टिकट दे दिया गया, वो भी उसको टिकट दिया गया जो बहुजन समाज पार्टी का बड़ा लीडर था।
पूर्वांचल हाँ, जो कोऑर्डिनेटर था, जिलाध्यक्ष भी मंत्री पद तक संभाले, उनको टिकट मिल गया। और वहीं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव अरशद जमाल लड़े, जो घोर समाजवादी थे जी, लेकिन सिर्फ सिंबल हाथी था और बहुजन समाज पार्टी का 70% वोट मिला। इससे आकलन यह लगाया जा सकता है बहुजन समाज पार्टी वोट कहीं बिखरता नहीं है जी। और रहा सवाल फायदा का, तो जैसे कि जातिगत समीकरण के आधार पर सारी पार्टियां कर रही हैं, भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, तो एक जो इनका बेस वोट है और पूरे देश में जो अनुसूचित वोट है, मतलब कि खासतौर से जो हरिजन वोट है वो ज्यादा है। जैसे आप घोसी में बैठे हुए हैं लोकसभा में, यहाँ पे भी हरिजन मत जाते हैं, तो एक तो आपका प्लस हो गया। अब बस एक ही जाति का लेना है, तो कम से कम जिस भी प्रत्याशी को एक जाति का वोट मिलेगा वो चुनाव जीते हारे ये तो भविष्य के गर्त में है जी। लेकिन वो इतना उसका यहाँ से तो बसपा भी चुनाव जीती है, हाँ, इतना उसका वोट हो जाता है कि वो एक फाइट कर जाता है। अब उसके बाद तो और भी साम दाम दंड भेद चलते हैं राजनीति में कि किस तरीके से वो अपने आप को कन्वर्ट करे और किस तरीके से करे। बहन जी ने, मायावती ने एक आरोप और लगाया है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो उसे दलित याद नहीं आते हैं, लेकिन जब सत्ता से बाहर होती है तो उन्हें दलित याद आने लगते हैं। यह सारे लोगों की कहानी है जी। सारे लोगों की कहानी है कि सिर्फ कांग्रेस को ही दोष नहीं ठहराया जा सकता। जब हमारे पास अधिकार नहीं रहता है तो हम कहते हैं कि जब मुझे अधिकार मिलेगा तो यह कर देंगे वह कर देंगे, सारे वादे किए जाते हैं लेकिन अधिकार नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने वो कहती है तो 100% तो पूरा हो नहीं पाता है, तो वो संभव भी नहीं है होना। और रहा सवाल दलितों की बात, तो दलितों का उत्थान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जिस तरीके से भी हो। लेकिन बहन जी जो है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से दूरी बना रही हैं, अकेले चल रही हैं, दोनों से दूरी बना रही हैं, अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहती। देखिए वो अब इस बात को इस रूप में देखा जा सकता है कि वो अपने शक्ति प्रदर्शन भी करना चाह रही हैं जी। ठीक है, उनको एक भी सीट नहीं मिले ठीक है, लेकिन आज भी जो उनकी दुकान है जी, दुकान चल रही है, वो कायदे से चल रही है, दुकान बंद नहीं हुई, खरीदार भी उसी तरीके से है जी। उस दुकान में जी जी। वो क्यों नहीं है? टिकट का खरीद और फरोख्त अभी भी होगा। 1 लाख रुपया 1 लाख वोट जो है, अगर जिस लोकसभा में अगर मान लिया किसी पर्टिकुलर बहुजन समाज पार्टी को मिलता है 1 लाख वोट कम नहीं होगा, और वो किसी न किसी तरह वो अगर गठबंधन करेगी तो उस जगह सटेगा। यानी मायावती का अकेले चुनाव लड़ना इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल नुकसानदायक, 100% नुकसानदायक इंडिया के लिए होगा जी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना दल बनाया है, भाई जो भी नुकसान होगा कहीं न कहीं इनके वोटर। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर है वो लेफ्ट के साथ जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, मायावती जी को इस बात का डर है, वो मिलकर भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन वो मिलने नहीं गई। लेकिन वो और मिलती तो हमारा जो आकलन है कि कम से कम 100 सीट का भाजपा को भी फायदा होता और इनको गठबंधन में 10-20 सीट जो भी मिलती इनको भी फायदा होता। लेकिन लगातार जो है बसपा जो है हार रही है, सीटें उनकी कम हो रही हैं। कभी 200 से ऊपर सीट पाने वाली बसपा 1 सीट पे आ गई। लोकसभा में अच्छी खासी संख्या रहने वाली बसपा भी जो है अब जो है 9 सीटों पे आ गई है। तो लगातार इनका जो है हार होता जा रहा है, क्या इससे बसपा को नुकसान नहीं होगा? देखिए जो इस समय मायावती जी का राजनीतिक जो इस समय स्टैंड देखना मिल रहा है, तो वो पता नहीं क्यों बहुत डिफेंसिव होके अपना सब कर रहे हैं, जबकि जिस तरीके से उनका स्वभाव था कभी डिफेंसिव नहीं रहा, चाहे वो सत्ता में रही चाहे सत्ता के बाहर रही, लेकिन इस समय डिफेंसिव होगा। तो कहीं ना कहीं आम चर्चा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम चर्चा है कि ये बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है। इसमें कोई गुरेज नहीं है जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इससे इसको नकारा नहीं जा सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बन गई। आखिर ऐसा क्यों? वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो किंग मेकर की भी भूमिका में रही हैं। एक जमाना था जब जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनी थी और गेस्ट हाउस कांड के बाद जो है वो अलग हुई और बीजेपी ने उनको पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में कोई दलित मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ऐसा क्या इनके साथ मजबूरी है? पूर्ण बहुमत की भी सरकार इनकी रही है। देखिए ऐसा है कि एक बहुत बड़ी कमी है बहुजन समाज पार्टी के लीडर जी, वो अकेली अपनी पार्टी की अकेली सारा कुछ निर्णय सारी चीजें उनके जिम्मे और चाहकर भी किसी को देना नहीं चाहती अपना उत्तराधिकार। आखिर क्यों डरती है? उत्तराधिकार क्यों नहीं देना चाहती? उनको लगता है कि हाईजैक हो जाए और हमारी पार्टी हाईजैक हो जाएगी।
पार्टी हाईजैक होगी या उनके मतदाता हाईजैक होंगे? नहीं, पार्टी हाईजैक हो जाएगी, उनको इस बात का भय है जी। इसलिए वो जहां तक मतलब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो अपने उनके भतीजे हैं, आनंद शायद उनका नाम है जी, तो अपना उत्तराधिकार उनको सौंपेंगी, आनंद को सौंपे। लेकिन लेकिन आनंद को भी राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग नहीं आ रहा, अनुभव नहीं है, बढ़ चढ़ करके राजनीति में उन्हें ला नहीं रही है, मंच पे नहीं ला रही है, संगठन में भी उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही है जी। तो कैसे माना जाए कि जो है बसपा जो है आनंद बहुजन समाज पार्टी का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे जी। तो मायावती जी के करीब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जैसे नसीरुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, दारा सिंह चौहान को ले लीजिए, तमाम बड़े नेता हैं जो उनके बहुत करीबी रहे हैं। आपने दारा सिंह चौहान की बात की, दारा सिंह चौहान तो मौसम वैज्ञानिक, हमको लगता है कि भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जिसमें वो 2 बार एंट्री न कर सके। वो 2 बार कांग्रेस से तो उनकी शुरुआत हुई, कांग्रेस के वो जो है जिलाध्यक्ष रहे यूथ के, कांग्रेस से शुरुआत किया, 2 बार कांग्रेस में गए, 2 बार सपा में गए, 2 बार बसपा में गए, और भारतीय जनता पार्टी में भी 2 बार चले गए। एक बार भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बने और इस बार भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए मंत्री बनने। तो इनको लोग कहते हैं कि ये मौसम वैज्ञानिक है, ओम प्रकाश राजभर मौसम वैज्ञानिक है। देखिए लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने वाले 3 बड़े चेहरे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, उसके बाद से जो है ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों ने मंत्री पद छोड़ा था और समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। ऐलान भी किया था कि हम जहां जाते हैं उसकी सरकार भी बनती है, और यह भी सही है कि वो जिसके साथ गए उनकी सरकार भी बनी। लेकिन इस बार वो फेल क्यों हो गए? इसमें ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, एनडीए का घटक दल हो गए। यही दारा सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनकी बिटिया भाजपा में है, ये अभी भाजपा में नहीं है, हो सकता है इनकी सेटिंग ना हो पा रही हो, ये जा नहीं पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दरवाजा बंद रखा हो, लेकिन आधा उनकी परिवार का, उनकी ही बिटिया भारतीय जनता पार्टी से सांसद भाजपा में आए, तो ये माना जा सकता है कि 2.5% लोग भाजपा में जा चुके हैं और आधे % लोग ही बाकी हैं भाजपा में जाने के। ये देखिए, हम बता दें, बहुत ही गंदी राजनीति का उदाहरण पेश हो रहा है। ठीक है, हम सत्ता में आए, सत्ता से हार गए, 5 साल के लिए आपको सत्ता दी जा रही है, बैनामा 50 साल का नहीं हो रहा है। आप एक बार सत्ता से हारेंगे, अगर विपक्ष अगर सत्ता में आती है, उसके कार्य अगर अच्छे नहीं रहते हैं तो आपको पूरा चांस मिलेगा चुनाव में आने का और चुनाव जीतने का। लेकिन ये कौन सी मजबूरी होगी कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जिनका कोई चाल चर्ची, सिर्फ अब ये बताइए कि कई करोड़ रुपया, अरबों रुपया खर्चा होता है एक चुनाव में, एक विधानसभा में। वहां की जनता, घोसी की जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो वोट किए, आपको विधायक बनाए, आपके घर की पार्टी है, आप विधायक नहीं, आप मंत्री रहेंगे तभी रहेंगे, आप क्यों आखिर छोड़े? आप अपनी विधायक तो आपको जनता बना दी थी ना, उनकी सेवा करते। मैं उनसे हिसाब मांगना चाहता हूँ कि 5 साल में, 5 साल की सरकार को दे दिया था, 1 साल हुआ है, 1 साल में कौन सा ऐसा काम किए हैं, कितने लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, फिर चुनाव में आ रहे हैं। जनता जवाब को, जनता एक दोषी तो जनता भी है, और जनता आप समझ भी चुकी है, जनता जवाब देना चाहिए जनता को। ऐसा नहीं है आप मनमाना नहीं राजनीति कर सकते। कहीं से चर्चा ये भी आई है कि दारा सिंह चौहान विधानसभा में नहीं जाना चाहते हैं, वो विधान परिषद में जाना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं चुनाव से डर लगने लगा है। यह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत काम किया। उनको लगता होगा कि हम इनको लेकर जातिगत अपना वो कर रहे हैं। चौहान बिरादरी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 10 जनपदों में उनका वर्चस्व है, माना जाता है। दारा सिंह चौहान का सिर्फ अपनी सीट पे, जिस सीट पे लड़ते हैं उसका उसमें वर्चस्व नहीं कहा जा सकता। उसको ये इनके प्रकारेण पाने और हासिल करने की गुड़ागणित बैठाकर, सारा अतिक्रमण लगाकर वो चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा कहीं और सीट की बात कर दीजिए। ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करेंगे, उनकी बात कुछ और है। वो अपने राजभर मतदाताओं को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी समेटी है, चाहे 2000 रहे सीट पे, चाहे 10,000 रहे, चाहे 5,000 रहे, उनके मतदाता उनके साथ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यह बिना विभाग तरीके से इसको कहा जा सकता है कि गोरखपुर से लेके और बनारस तक का जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उसमें लगभग हर सीटों पे, अकबरपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, हर सीटों पे उनके प्रभाव है। लेकिन रहा सवाल दारा चौहान की आप बात करेंगे, दारा चौहान कौन से नेता है बताइए? उनकी आप ये बताइए, चौहान के संजय चौहान है। संजय चौहान कभी बीजेपी के, उनका दुर्भाग्य है। बीजेपी के वो जो है साथ तब तक रहे जब बीजेपी दुर्दिन में थी। चौहानों के नेता तो वो है, चौहानों के लिए अगर 10 कदम चला होगा बिरादरी के नाम पे तो वो चले होंगे। ये किस चौहान का भला किए बताइए?
ये कवि क्षेत्र में रहे हैं। यानी इनका जो है जो चर्चाएं हैं कि 10 जनपद में इनका जो है वर्चस्व है, 10 जनपदों में इनका एक चौहान बिरादरी के नेता हैं, ये एक तरह से फर्जी इक्वेशन है। केवल एक सीट चौहान के नेता फागू चौहान भी हैं, रामविलास चौहान भी हैं, संजय चौहान भी हैं, बहुत सारे चौहान नेता हैं। उनका सिर्फ अपनी जिस सीट से लड़ना, जिस सीट से उनको भाजपा लड़ा दे, उस सीट पे चौहान बाहुल्य सीट को देख के, जैसे घोसी है चौहान वोट जाते हैं तो उनको देख के चुनाव लड़ते हैं। और जातिगत तो आप सुन रहे थे प्रवीण राय जी को। प्रवीण राय जी जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आजाद पत्र के जो है संपादक भी हैं और पूर्वांचल के जाने माने जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो आज हमारे स्टूडियो में आए और लोकसभा चुनाव में बसपा का अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के जो है एक लंबी बहस हुई, एक लंबी चर्चा हुई, जिसमें आपका स्पष्ट कहना था कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ना कहीं न कहीं जो है जो 26 दलों का एक इंडिया नाम का जो राजनीतिक संगठन बना है चुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व में, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को कहीं न कहीं लाभ पहुंचने जा रहा है। मुरली मनोहर के साथ में खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।